हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव ई लर्निंग पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही जो इसकी बहुत ज़्यादा मांग थी इस टॉपिक की, समस्यात्मक और जलाक्रांत भूमि प्रबंध। पूरे यूट्यूब पे इस टाइप का एक कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा था जो 7 सेमेस्टर के हमारे भाई लोग देखें और अपने पेपर के लिए कुछ तैयार करें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए और आप सब तक ये वीडियो पहुँचाया जाए। तो आपके जो भी दोस्त लोग हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं 100 क्वेश्चंस मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉइल्स एंड वाटर लॉजेस सॉइल के ऊपर बना के लाया हूँ। और दोस्तों, इन क्वेश्चंस को ढूंढने में, इनको टाइप करने में, बनाने में थोड़ा सा वक्त और मेहनत थोड़ी सी लग जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो के बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, या किस टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए, या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आपके जो पेपर होने वाले। ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मृदा में कुल आयतन का वायु परसेंटेज कितना होता है दोस्तों? 25। ठीक है, जो आंसर्स हैं उसमें मैंने बोल्ड कर दिया है। ठीक है, जिससे आपको मैं बताऊंगा, वैसे तो मैं बताऊंगा बोल के, लेकिन अगर आप देख रहे हैं ऐसी जगह पे देख रहे हैं जहाँ पे थोड़ा नॉइज ज़्यादा है, तो आप इन बोल्ड वाले आंसर्स को देख के समझ सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो वायु का परसेंटेज मृदा में कितना होता है? 25। और मृदा के कुल आयतन में जल कितना परसेंटेज होता है? ये भी 25 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मृदा के कुल आयतन का खनिज पदार्थ परसेंटेज मृदा में होता है, वो भी होता है हमारा 45%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृदा में कुल आयतन का खनिज पदार्थ, तो मृदा में दोस्तों खनिज पदार्थ होते हैं वो 5% होते हैं। ठीक है, मृदा में जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका परसेंटेज 5 होता है। आगे बढ़ते हैं। मृदा के कुल कार्बनिक परसेंटेज में ह्यूमस का परसेंटेज, दोस्तों आप देख ही रहोगे, ह्यूमस का परसेंटेज 80% होता है। आगे बढ़ते हैं। मृदा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो वो भाषा है हमारी लैटिन। मृदा की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। आगे बढ़ते हैं। मृदा के कण का आकार जो होता है वो 3D होता है। ठीक, आयाम माने डी, यहाँ पे डायमेंशन। ठीक है, 1D 2D 3D 4D। तो मृदा जो कण होता है वो 3D में होता है। 3D के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा जानते होंगे, तो मुझे नहीं लगता इसको ज़्यादा यहाँ पे ब्रीफ किया जाना चाहिए। मृदा निर्माण वितरण गुण इसका अध्ययन जो है वो किस में करते हैं? पेडोलॉजी में। ठीक है, मृदा के जो सभी गुण हैं, निर्माण है, वितरण है, इन सबका मृदा के बारे में जो भी अध्ययन करेंगे आप किस में करेंगे? पेडोलॉजी में। मृदा का फसलों के साथ संबंध, इसका अध्ययन करेंगे हम लोग एडफोलॉजी में। ठीक है, मृदा का फसलों के साथ संबंध, इसको हम अध्ययन करेंगे एडफोलॉजी में। एडफोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो वो दोस्तों आपकी हुई है ग्रीक लैंग्वेज से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेडोलॉजी के जनक कौन थे? दोस्तों हम पेडोलॉजी में अध्ययन किसका करते हैं? मृदा के कणों, वितरण, इसी प्रकार के जो चीज़ें हैं उनका जब अध्ययन करेंगे उसे पेडोलॉजी कहेंगे। और पेडोलॉजी शब्द आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। और इसके जनक कौन थे? डोकुचेव, ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ये जिसके जनक थे। ठीक है, मृदा के पोषक तत्वों का थैला। ठीक है, मृदा को उन्होंने क्या कह दिया? पोषक तत्वों का थैला। बोला मृदा जो है पोषक तत्वों का थैला है। तो कौन वैज्ञानिक थे? विथनी। ठीक है, न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया? लीवेग। ये सब याद कर लीजिए आप, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और परीक्षा में आपको 100 में से बिल्कुल इतने तो फंस ही जाएंगे कि आप बैक नहीं आएंगे, निकल जाएंगे। पृथ्वी की 10 से 20 मील ऊपरी परत को कहते हैं भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी आपने कहीं लिखा दिखा होगा। ठीक है, पिछली क्लासेस में, या भूपपड़ी, ये बात एक ही है। ठीक है, भूपपड़ी की ऊपरी परत जो सिलिका व एल्युमिनियम की बनी होती है उसे कहते हैं सियाल। ठीक है, भूपर्पटी की 3 लेयर होती हैं, सियाल, सीमा, निफे। तो इसके बारे में आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा। तो इस यहाँ पे अगर ज़्यादा ब्रीफ करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे ही अपने क्वेश्चंस 100 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूपपड़ी की निचली परत जो सिलिका मैग्नीशियम की बनी होती है उसको कहते हैं सीमा। ठीक है, सीमा या सीमे, कहीं कहीं लिखा होता है सीमा भी। ठीक है, सियाल, सीमे। आगे बढ़ते हैं। यदि सीमा परत की भूमि के ऊपर पाई जाती है तो उसे कहते हैं, ठीक है, ये सीमे जो है ये अगर कहीं बिल्कुल आपको जस्ट ऊपर ही मिल जाए पृथ्वी पे तो उसको कहेंगे बेसाल्ट परत। भूपपड़ी की सबसे अधिक मोटाई किस क्षेत्र में होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में। भूपपड़ी की सबसे कम मोटाई समुद्र तल से। ठीक है, भूपपड़ी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, क्योंकि सबसे ऊपर होती है और इसलिए उसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भूपपड़ी में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? अल्मोनियम। ठीक है, ठीक है, तब तो हमारा था ऑक्सीजन और पदार्थ हमारा है एल्युमिनियम। ठीक है, भूपपड़ी में सिलिका की मात्रा कितनी होती है? 27.72%।
मृदा के किस स्तर को कार्बनिक स्तर कहते हैं? ओ स्तर। मृदा के 4 स्तर होते हैं, ओ ए सी, ठीक है, ओ ए सी और होता है आर। तो मृदा के किस संस्तर को पैतृक संस्तर कहते हैं? तो वो हमारा होता है दोस्तों सी, ठीक है। मृदा के किस संस्तर को टॉप सॉइल स्तर कहते हैं? तो वो हमारा होता है ए। मृदा के किस संस्तर को सब सॉइल स्तर कहते हैं? बी। कृषिगत मृदा का सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? ए, टॉप सॉइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वनों वाली भूमियों में सबसे ऊपरी संस्तर होता है, तो सबसे ऊपरी संस्तर वनों में कौन सा होता है? ओ वाला। इवोल्यूशन संस्तर किसे कहते हैं? A2 को। उत्स्वेदन किसके द्वारा संपन्न होता है? उत्स्वेदन जो क्रिया है वो पौधे के द्वारा पौधे द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। मृदा के किस संस्तर में मृदा निर्माण की क्रिया जारी रहती है? तो वो होता है हमारा सी। मृदा के किस संस्तर में पूर्णतया अपघटित पदार्थ पाया जाता है? तो वो हमारा पाया जाता है ए में, ठीक है। और ये ए वाली मृदा है जो टॉप सॉइल होती है, ये कृषिगत भूमि में सबसे ऊपर पाया जाता है, ये वाला स्तर, ठीक है। ये सब बातें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कार्बनिक पदार्थ वहीन संस्तर है बी। मृदा की 15 सेंटीमीटर ऊपरी वाली परत होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको आप ए भी कह सकते हैं, ठीक है। ए संस्तर या पृष्ठीय मृदा या टॉप सॉइल या फेरोसिलिस सॉइल, ठीक है। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक हेक्टेयर की पृष्ठीय मृदा का भार कितना होता है? 2.25 × 10⁶, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक हेक्टेयर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन कितना होता है? 1 सेंटीमीटर माने 1 हेक्टेयर पूरा खेत जैसे आपका है, और उसमें से 1 सेंटीमीटर मोटाई की मृदा को हम निकाल लें और उसका वजन करेंगे तो कितना निकलेगा? 150 टन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोलम कौन सा संस्तर को कहते हैं? ए प्लस बी, ए और बी दोनों संस्तर को मिला के हम कहते हैं सोलम। रिगोलित कौन से संस्तर को कहते हैं? तो बी और सी दोनों संस्तरों को हम रिगोलित संस्तर कहते हैं, रिगोलित कहते हैं। बिना संस्तर की मृदा को क्या कहते हैं? रिगोसोल्स। इस मृदा में कोई संस्तर ना हो उसको रिगोसोल्स कहते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है? तो वो हमारे हैं चरण 2 चरण, ठीक है। जैनी द्वारा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये देखिए, फास्फोरस, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये दिए गए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। अगर आपको एक बार में वीडियो थोड़ा जल्दी हो जाता है तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, जैसा आपके समझ में आए। मृदा निर्माण के सक्रिय कारक कौन से हैं? दोस्तों मृदा निर्माण में सबसे ज़्यादा जो है वो जलवायु आती है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जलवायु जो है वही निर्भर करेगी कि कहाँ पे मृदा किस प्रकार की होनी चाहिए। मृदा निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? पोडोसॉइलेशन। चट्टानों के अध्ययन किस में करते हैं? पेट्रोलॉजी में, ठीक है। मृदा का स्तर, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी में, और चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी में। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चट्टानों के निर्माण को कहते हैं पेट्रोजेनेसिस, ठीक है। आंतरिक चट्टान का उदाहरण कौन सा है? ग्रेनाइट या गब्रो या डायोराइट, ये सभी आंतरिक चट्टानें हैं और इनके उदाहरण हैं, ठीक है। बाह्य चट्टान जैसे कौन सी है? बेसाल्ट। अभी आपने देखा था जो टॉप सॉइल स्तर अगर कहीं आपको ऊपर मिल जाए, वैसे तो टॉप सॉइल स्तर मृदा में नीचे होता है सीमे में, लेकिन अगर कहीं ऊपर ही मिल जाए आपको तो उसे हम क्या कहेंगे? बेसाल्ट। और ये बाह्य चट्टान का उदाहरण है। शैल किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी, ठीक है। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। जो चट्टान जिसने अपना रूप बदल लिया है उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं, जिसका रूप बदल जाया करता है, ठीक है। जिप्सम किस प्रकार का खनिज तत्व है? सेकेंडरी, हिंदी में द्वितीयक। चूना पत्थर कौन से प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो चूना पत्थर हमारा है अवसादी चट्टान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ है दोस्तों? भोपाल में। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्षारीय चट्टान कौन सी होती है? बेसाल्ट। निम्न में अम्लीय चट्टान कौन सी दोस्तों है? ग्रेनाइट। आपने पत्थर देखे होंगे ग्रेनाइट के। निम्न में उदासीन चट्टान है, ठीक है। उदासीन चट्टान कौन सी है? ये सभी चट्टान उदासीन है। साइनेट, टर्कआउट और डायोरेट। कहीं आपको मिल जाए कि निम्न में उदासीन चट्टान है और इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो तो आप इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन पर टिक करेंगे, ठीक है। अगर तीनों दे दिए तो हम क्या करेंगे? क्या कहेंगे? उदासीन चट्टानें कौन कौन सी हैं? उपरोक्त सभी। निम्न में द्वितीयक खनिज है तो वह हमारा जियोथाइट। जियोथाइट हमारा सेकेंडरी खनिज है, ठीक है।
निम्न में लोहा तत्व का स्रोत है, तो वो है हमारा मैग्नेटाइट। ठीक है। मृदा कोलाइड कणों का आकार कितना होता है? मृदा कोलाइड कणों का आकार 0.001 मिलीमीटर से कम होता है। ठीक है, लेस देन 0.001 मिलीमीटर। मृदा में मृदा में सिलिका परत जो होती है वो कैसी होती है? चतुष्फल की। मृदा में एल्युमिनियम परत होती है अष्टफल की। सर्वाधिक फैलाने वाला मृदा कोलाइड्स होता है माउंट मोरियोनाइट। वर्षा, ये वर्षा लिख गया दोस्तों, उसको आप सही पड़ेगा। वर्षा के रूप में वितरित होकर जब पानी पृथ्वी पर आता है तो वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? माने फिर क्या क्या घटनाएं घटती हैं यहाँ पे? तो क्या होता है? वायु क्षरण होता है कि मृदा क्षरण होता है कि दोनों होते हैं कि कोई नहीं? तो इसमें हमारा होगा मृदा क्षरण होगा भाई। ठीक है, जब बरसात होगी तो मृदा का क्षरण होगा। निम्न में बड़े आकार वाला कोलाइड है कौन सा है? केओलिनाइट। निम्न में सर्वाधिक संयोजन बल किसमें होता है? माउंट मोरियोनाइट। इसका वर्णन ऊपर भी हो चुका है। यूएसडीए के अनुसार मृदा कणाकार को कितने भागों में बांटा गया है? 12। यूएसडीए के अनुसार मृदा जो कण होते हैं वो 12 तरह के होते हैं। आईएसएसएस के अनुसार क्ले के कणों का आकार होता है इज लेस देन 0.002 मिलीमीटर। आईएसएस के अनुसार सिल्ट के कणों का आकार होता है 0.002 से 0.02 मिलीमीटर के बीच में। आईएसएस के अनुसार बालू के कणों का आकार कितना होता है? 0.02 से 2 मिलीमीटर तक। किसी मृदा में बालू, सिल्ट व क्ले के अनुपात क्या कहते हैं? मृदा कणाकार। यूएसडी के अनुसार मृदा कणों के आकार के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 7। ठीक है दोस्तों, यूएसडी के अनुसार मृदा कणों को आकार के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 7 तरह के भागों में। और वैसे मृदा के कण कितने प्रकार के होते हैं? 12। अभी जस्ट आपने ऊपर पढ़े। ठीक है, आप इन दोनों क्वेश्चंस को मर्ज मत कर दीजिएगा। यूएसडी के अनुसार मृदा के कण कितने तरह के होते हैं? 7। लेकिन जब जो 7 कण हैं उनको आकार के अनुसार कितने कणों में बांटा गया? तो वो है आपके 7। ठीक है, और वैसे मृदा में कितने टाइप के कण होते हैं? 12। लेकिन उन 12 टाइप के कणों में ये 7 टाइप और होते हैं जो उनके आकार के हिसाब से होते हैं। ग्रेवल्स के कणों का आकार कितना होता है? 2 से 4 मिलीमीटर। ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपको डाउट पैदा करेंगे, तो आप उनको ध्यान से, उनकी हिंदी ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। पेबल्स के कणों का आकार होता है 4 से 64 मिलीमीटर। कॉबल्स के कणों का आकार 64 से 256 मिलीमीटर। बोल्डर्स के कणों का आकार इज ग्रेटर देन 256 मिलीमीटर। ठीक है, 256 मिलीमीटर से बड़ा। दोमट मृदा है जिसमें दोमट मृदा में क्या होता है? बालू 23 से 52%, सिल्ट 28 से 50% और क्ले 7 से 27%। बलुई दोमट मृदा है उसमें क्या होता है? बालू हमारी 43 से 80%, सिल्ट 0 से 50% और 0 से 20% क्ले। क्ले दोमट में मृदा में क्या होता है? बालू होती है 20 से 45%, सिल्ट होती है 15 से 53% और क्ले में होती है 27 से 40%। क्ले दोमट मृदा है। ठीक है, बालू 23 से 52%, सिल्ट 28 से 50, सॉरी, बालू 20 से 45%, सिल्ट 15 से 53 और क्ले 27 से 40%। सिल्ट दोमट मृदा जिसमें बालू होती है 0 से 50% और सिल्ट होती है 50 से 88 और क्ले होती है 0 से 27%। खेती की दृष्टि से कौन सी मृदा की संरचना सबसे बहुत अच्छी मानी जाती है? वो होती है क्रमई संरचना। ठीक है, क्रमई संरचना। प्लेट संरचना पाई जाती है वनों वाली भूमि में। मृदा में सीमेंटिंग एजेंट है। ठीक है, मृदा में सीमेंटिंग एजेंट कौन सा है? ये सभी एजेंट जो है मृदा में सीमेंटिंग एजेंट है। तो हैं कौन से भाई, जरा देखियो। एक तो होती है क्ले, दूसरी एल्युमिनियम और चौथा है Fe। ठीक है, ये सबरे मृदा के सीमेंटिंग एजेंट हैं। सर्वाधिक CEC होती है तो उसमें किस में होती है? कोलाइड्स में। निम्न में मृदा का वास्तविक घनत्व है कण घनत्व। ठीक है, मृदा में जो वास्तविक मतलब असली टाइप से हिंदी में बोले तो उसका जो घनत्व है वो किसके कारण है? कण के कारण। ठीक है, मृदा का स्थूल घनत्व होता है 1.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मृदा कण का घनत्व होता है, मृदा में जो कण होते हैं उनमें घनत्व होता है 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब।
स्थूल घनत्व सर्वाधिक होता है बालू का, ठीक है। हम सब लोग जानते हैं बालू के कण थोड़े बड़े बड़े होते हैं। आपने कभी बालू देखी होगी तो आपको पता होगा। वैसे अक्सर अगर आपने बालू देखी होगी, ठीक है, सड़क के किनारे आप देख सकते हैं, खेतों में कुछ खेत होते हैं बालू वाले। कण घनत्व तो सर्वाधिक होता है क्ले का, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर स्थूल घनत्व तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। स्थूल घनत्व घटने पर मृदा उर्वरा शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, मृदा की उर्वरा शक्ति अधिक हो जाती है, ठीक है। जब स्थूल घनत्व घटता है तो मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर कण का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। नदी के किनारे वाली भूमि को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, खादर। संसार में कुल स्थल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल फैला है, 40% भाग ऐसा है पूरे विश्व में जिसपे मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है। राजस्थान का मरुस्थल प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश की कितनी भूमि को आयोग कर रहा है, 3200 एकड़, ठीक है। राजस्थान का मरुस्थल कितने क्षेत्रफल में फैला है, तो 20,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर कृषि होती है, 6.57 करोड़ हेक्टेयर। वर्षा जल की हानि निम्न में किसके द्वारा सर्वाधिक होती है, रिसाव, नीचे सतहों में जल पहुंचना, अपधावन, उपरोक्त सभी, ठीक है। पानी की जितनी अधिक मात्रा मृदा में सोख ली जाएगी उससे किसकी मात्रा कम हो जाएगी, अपधावन की, ठीक है। उस स्वेदन कौन करता है, उस स्वेदन की क्रिया पौधों द्वारा होती है, ठीक है। उस स्वेदन की क्रिया पौधों द्वारा होती। वर्षा के रूप में वितरित होकर पानी जब भी पृथ्वी पर आता है तो वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, मृदा क्षरण के बारे में, ठीक है। इस पर बोल्ड नहीं हो पाया दोस्तों लेकिन आपको पता है, ठीक है। मृदा को पोषक तत्वों का थैला किसने कहा, विथनी ने। विथनी वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि मृदा जो है वो पोषक तत्वों का थैला है। तो दोस्तों इसी प्रकार के जो वीडियोस हैं या जो जानकारी है, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज राघव ई लर्निंग उसको आप फॉलो कीजिएगा। उस पर आपको तमाम ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपके बहुत ही काम की होंगी। दोस्तों फेसबुक तो आप सभी लोग चलाते ही होंगे और इधर उधर से चैटिंग करने से फ़ायदा कुछ नहीं है। इससे बढ़िया यही है कि आप इसी टाइप का, मैं ये नहीं कहता सिर्फ मेरा ही पेज फॉलो कीजिए या सिर्फ मेरा ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जहाँ से आपको पढ़ने लिखने का कुछ डिजिटल मटेरियल मिले, ठीक है। आपके पास बहुत बड़ा फ़ोन है, उसका यूज़ करिए, मिस यूज मत करिए। तो इसी प्रकार के पेजेस, जैसे फेसबुक के पेजेस, आप जैसे आपने मान लो हमारे पेज फेसबुक वाला फॉलो कर लिया, तो जब भी मैं कोई चीज़ डालूंगा और जब भी आप फेसबुक चलाएंगे तो मेरे ही पेज पर रिलेटेड जो वो एक मटेरियल होगा पढ़ाई लिखाई वाला वो आपके सामने प्रदर्शित होता रहेगा, ठीक है। तो हो ना हो आप फेसबुक चलाते हुए थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी वीडियोज़ आपको लगातार मिलेंगी। और अगर आप पढ़ाई लिखाई में थोड़े इंटरेस्टेड हैं और उसको लेके थोड़े सीरियस हैं तभी आप फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।